My dear students, I am your physics teacher Sajid and today we are going to discuss Hooke's law. हुक्स लॉ बहुत आसान एक टॉपिक है। ये रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये लॉ पेश किया था। उसने ये कहा था कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जब आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन पैदा होता है। वो जो स्ट्रेन पैदा होता है वो बेसिकली जो है उस स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन शर्त ये है कि ये सारा जो रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है, ये विद इन द इलास्टिक लिमिट रहेगा। ये लॉ रॉबर्ट हुक ने पेश किया। इस लॉ को हम दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर जो है स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस की वजह से जो है उस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन पैदा होता है वो स्ट्रेन जो है उस स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि हुक्स लॉ बेसिकली जो है अप्लीकेबल होता है तमाम किस्म की डिफॉर्मेशन में। इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड मोर ओवर इट इज़ आल्सो अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, जिनमें सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया और गैसेस आ गया। इन तीनों के ऊपर जो है ये अप्लीकेबल है। इसके अलावा जो है लेकिन कंडीशन वही है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ है? इलास्टिक लिमिट बेसिकली जो है ये एक ऐसी लिमिट होती है कि जिसके अंदर जब हम किसी बॉडी के ऊपर से जो है डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो बॉडी जो है वापस अपनी ओरिजिनल साइज़, शेप, वॉल्यूम को रिकवर कर लेता है, वापस अपनी ओरिजिनल साइज़, शेप या वॉल्यूम में वापस आ जाता है। तो इस जो प्रॉपर्टी है या इस लिमिट जो है हमारे पास, इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। और फर्दर जो है हमारे पास है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में, हुक्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है जी? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, और यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो गिवन है हमारे पास, इसको जब हम इक्वालिटी में तब्दील करते हैं तो साथ कांस्टेंट आ जाता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल हो जाएगा आपका कांस्टेंट के। और उसके बाद आगे इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन भी हमारे पास हो गई, और आगे हम इस इलास्टिक लिमिट को ग्राफिकली जो है शो करते हैं। ग्राफिकली जाहिर करने के लिए हम इसमें ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो, या एक्सटेंशन कह लीजिए या स्ट्रेन कह लीजिए, तो ये स्ट्रेन जो है इसको हम एक्स एक्सिस के अलाउंग शो करेंगे, और जो हमारे पास फोर्स है या स्ट्रेस है इसको हम वाई एक्सिस के ऊपर शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद होता क्या है प्यारे बच्चों? इलास्टिक लिमिट के अंदर चूंकि हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस लिहाज से जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है इसको ग्राफिकली हम एक इंक्लाइंड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्लाइंड लाइन आपके सामने है, ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, लेकिन उसके आगे जो है फिर क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि स्ट्रेन की डायरेक्शन में जो है ग्राफ एक्सटेंड हो रहा है और फिर आगे जो है ये अपवर्ड मूव कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक लिमिट को हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हुक्स लॉ जो है वायलेट हो जाता है, हुक्स लॉ फेल हो जाता है, हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद। उसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे ही हम स्ट्रेस को फर्दर जो है हम अप्लाई करते जाएंगे इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद, तो फिर हम स्ट्रेस को जैसे ही रिमूव करते हैं बॉडी के ऊपर से तो वो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम या शेप को कवर नहीं कर पाता, बल्कि परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाता है। और परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाने से पहले जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, जहां पर एक ऑब्जेक्ट जो है ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो है ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान। तो स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशन है या रेशो है, ये रेशो के फॉर्म में एक रिलेशन होता है, और इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? एक कॉन्स्टेंट बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कॉन्स्टेंट को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस को हम डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ रेशो बिटवीन द स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इज कॉल्ड अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। और इसको मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग बार है जिसकी इनिशियल जो लेंथ है या एक्चुअल लेंथ है वो हमारे पास L0 है, हम सपोज कर रहे हैं, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारे पास कैपिटल A है। और फिर हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि उसके वेट के इक्वल होती है, जिसके नतीजे में उसकी लेंथ में एक्सटेंशन पैदा हो जाती है या उसकी लेंथ स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होने के बाद जो उसकी नई लेंथ बनती है उसको हम सिंपल एल का नाम दे देते हैं। सिंपल एल में से अगर हम L0 को माइनस करते हैं जो कि इनिशियल लेंथ है, तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाती है, और चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसके बाद जो है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स जो कि उसके वेट के उस लॉन्ग बार के वेट के इक्वल होती है उसके ऊपर उसके यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई होती है। उसके यूनिट एरिया के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स को तो उसको हम क्या बोलते हैं दूसरे लफ्ज़ में स्ट्रेस। और इसी तरीके से जो है उससे जो लेंथ में एक्सटेंशन पैदा होती है या स्ट्रेचनेस पैदा होती है वो स्ट्रेच्ड लेंथ का ओरिजिनल लेंथ के साथ जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। और टेंसाइल स्ट्रेन का जब हम ये डिवाइड करेंगे स्ट्रेस पर तो फिर हमारे पास जो है ये एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो F/A हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया और टेंसाइल स्ट्रेन का डेल्टा L/L0। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो F इंटू L0 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा L आ जाएगा। और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो पीछे बचेगा सिर्फ स्ट्रेस का यूनिट जिसको हम यंग्स मॉडुलस का यूनिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 7.17 से लेकर 7.23 तक। तो 7.17 से लेकर 7.23 तक जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी, ये हम पीछे जो है टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसी तरीके से स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से व्हाट इज़ अपथ्रस्ट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये भी दोनों डेफिनेशन हम पीछे टॉपिक वाइज जो है बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा जो बकिया शॉर्ट क्वेश्चन है ये आप अपने नोट्सों में देख लीजिए। ये चूँकि हम इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हुए हैं तो इसलिए जो है ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ख़ुद जो है इनको अपने नोट्सों में जो अवेलेबल शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी अराइज हो रही है तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।